नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। ज्योग्राफी के हम लोग एमसीक्यू कर रहे थे, भूगोल के एमसीक्यू कर रहे थे हम लोग, जिसमें यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे थे हम लोग, जिसका आज आखिरी वीडियो होगा। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होगा क्योंकि इसमें हम लोग प्रादेशिक भूगोल जो है, प्रादेशिक भूगोल का मतलब होता है रीजनल आधार पर ज्योग्राफी है। जैसे अफ्रीका के कुछ प्रमुख झीलें हैं या नदियाँ हैं, यूरोप के कोई जगह होगा, तो उस पर आधारित जो यूपीएससी में सवाल पूछे गए हैं या कुछ प्रमुख नदियां होंगी, उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ साथ प्रादेशिक वनस्पति पर आधारित भी सवाल होंगे। और आज ये आखिरी वीडियो है ज्योग्राफी का, यूपीएससी पीवाईक्यू में ये आखिरी वीडियो होगा। ज्योग्राफी, पॉलिटी और इसी के साथ हिस्ट्री भी एंड हो चुका है। इकोनॉमिक्स मैंने शुरू किया, 2 वीडियो मैंने डाला है, और कल से साइंस एंड टेक भी आपका शुरू हो जाएगा यूपीएससी पीवाईक्यू में। ओके, देखिए क्या है आज का पहला सवाल। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि 71 बीपीएससी को लेकर 22 नवंबर से ग्रुप शो हो रहा है आंसर राइटिंग को लेकर, जीएस को लेकर। 71 के लिए है। 70 वाले अभी ज्वाइन ना करें, पीटी के बाद करें, वही सही रहेगा। पीटी आपका 13 दिसंबर को ही होगा। देखिए सवाल क्या है, बड़ा ही सुंदर सा सवाल है। इसमें 4-5 जगहों के नाम दिए हुए हैं। पूछा है उपयुक्त में से कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। तुर्की राज्यों का संगठन एक छोटा सा संगठन है जिसमें तुर्की या तुर्की मूल के जो देश हैं, बिल्कुल सही सुन रहे आप, वो सारे देश इसमें शामिल हैं। 2022 में सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आर्मेनिया और अजरबैजान, इनमें युद्ध हुआ था और अजरबैजान का साथ दिया था किसने, तो तुर्की ने साथ दिया था और आर्मेनिया का इसमें हार हो गई थी। आर्मेनिया भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम भी खरीद रहा है। इसका जरा उत्तर निकालने की कोशिश करते हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, आर्मेनिया लिखा हुआ है, तो आर्मेनिया को हम काट देंगे कि आर्मेनिया नहीं हो सकता है, ये तुर्की का शत्रु राष्ट्र है। और उज्बेकिस्तान तो गारंटेड ही होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अजरबैजान जो है वो गारंटेड होगा और उज्बेकिस्तान गारंटेड होगा क्योंकि अजरबैजान का साथ दिया था। आर्मेनिया और अजरबैजान का युद्ध हुआ था, उसमें तुर्की ने इसका साथ दिया था। मुझे ये सवाल नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे एक न्यूज़ पता था और मुझे ये भी पता था कि तुर्की इस राष्ट्रों का संगठन जो है वो क्या हो सकता है। एक अंदाज़ा कॉमन सेंस से लगाते हैं हम लोग, उसके आधार पर मैंने आपके सामने में इसका आंसर निकाला है कि आर्मेनिया नहीं हो सकता क्योंकि ये मुस्लिम बहुल देश नहीं है, और जो अजरबैजान है वो तुर्की मुस्लिम बहुल देशों में से एक है। तुर्की मूल के लोग वहाँ पर खूब सारे होते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। 2 और 5 इसका आंसर हो जाएगा। क्रोएशिया, रोमानिया जो है ये मुस्लिम कंट्री में नहीं आते हैं। तुर्की राज्यों के संगठन तात्कालिक तुर्की भाषा राज्यों के सहयोग परिषद, जिसे तुर्की परिषद कहा जाता है, 2009 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य तुर्क राज्यों के बीच व्यापक सहयोग को बढ़ावा देना। तुर्क राज्य का तात्पर्य क्या होता है कि प्राचीन काल में जो तुर्की साम्राज्य था, तुर्क लोग थे, उन्होंने कई जगहों पर अपनी साम्राज्य की स्थापना की, अपने मूल के लोग रहे, जिससे भारत में भी कई सारे तुर्की मूल के शासक हुए हैं। इनके 4 संस्थापक सदस्य हैं, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्की। अक्टूबर 2019 में बाकू में आयोजित 7वें शिखर सम्मेलन के दौरान उज्बेकिस्तान पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ। सितंबर 2018 में किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में इसके 6ठे शिखर सम्मेलन के दौरान हंगरी को संगठन में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त हुआ है। नवंबर 2021 में आयोजित 8वें शिखर सम्मेलन में तुर्कमेनिस्तान संगठन का पर्यवेक्षक सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। और यही है क्या, तो तुर्की राज्यों के संगठन, जहाँ पर तुर्की मूल के लोग रहते हैं, उनका एक संगठन है। ये संगठन के बारे में मुझे नहीं पता था, लेकिन आपके सामने मैंने इसका उत्तर निकाला है, आपको दिखाया है कि किस प्रकार से आप एग्जाम में इससे सीख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, यहाँ पर ऑप्शन में एलिमिनेशन नहीं हो पाता है। इस ऑप्शन में एलिमिनेशन नहीं हो पाते। इसमें अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको तो आप कीजिए, नहीं तो स्किप कर दिया कीजिए। देखिए क्या है कि 4 चीन द्वारा स्थायी सैन्य बेस की स्थापना की गई है, समाचार में चर्चा में रहा है, वो पूछा गया है। गिनी, सेना द्वारा संविधान और सरकार का निलंबन किया गया है। लेबनान गंभीर और लंबे समय की आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। ट्यूनीसिया, राष्ट्रपति द्वारा संसद का निलंबन किया गया। किस कारण से चर्चा में रहा है। 2024 का अगर यूपीएससी का पेपर देखेंगे तो इसी प्रकार के प्रादेशिक भूगोल से एक और सवाल पूछा गया था कि हाल ही में किन किन देशों में चुनाव हुआ था। जैसे ब्राज़ील में चुनाव हुआ था, अर्जेंटीना के आसपास में, उसके बारे में पूछा गया था। देखिएगा एक सवाल है इसी तरह का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 3 युग में यहाँ पर सही है, 3 इसमें से सही है, एक गलत दिया हुआ है।
लेबनान के बारे में बिल्कुल सही दिया हुआ है, लेबनान के बारे में बिल्कुल सही दिया हुआ है। ट्यूनीसिया के बारे में भी सही दिया हुआ है, ट्यूनीसिया में राष्ट्रपति ने वहाँ पर क्या किया तो निलंबित कर दिया। और गिनी के बारे में भी सही दिया हुआ था। तो ट्यूनीसिया, गिनी और लेबनान के बारे में सही दिया हुआ था। चीन ने सैन्य बेस कहाँ पर बनाया तो जिबूती में बनाया है, जिबूती में सैन्य बेस बनाया है, जिबूती में बनाया है। ओके, अगला सवाल है जिसमें अक्सर समाचारों में उल्लिखित क्षेत्र है और इधर देश दिया हुआ है। अनातोलिया, अनातोलिया का पठार आपने क्या पढ़ा है, भूगोल में पढ़ा है आपने। एशिया में पाया जाता है अनातोलिया का पठार, कहीं पर देखा है क्या आपने? तुर्की भूकंप के पश्चात आपने कभी इसको सुना था क्या, अनातोलिया का पठार के बारे में? तुर्की में जो बहुत बड़ा भूकंप आया था उसके पश्चात सुना था क्या? देखिए क्या है, अम्हारा, कार्बो डेलगाडो और कतालोनिया, कैटलोनिया भी जिसको कहा जाता है, कैटलोनिया भी कहा जाता है। कैटलोनिया के इसलिए चर्चा में रहा था क्योंकि कैटलोनिया के जो लोग थे वो अलग देश की मांग कर रहे थे। स्पेन के अंतर्गत ये एक क्षेत्र है जहाँ के लोग अलग देश की मांग कर रहे थे, कैटलोनिया। इसको लेकर वहाँ पर वोटिंग वगैरह भी की गई थी। कैटलोनिया बड़ा ही चर्चा में रहता है। ये इटली में नहीं होगा, ये स्पेन में होगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 युग में यहाँ पर सही है। अनातोलिया बिल्कुल सही दिया हुआ है, तुर्की के सामने सही दिया हुआ है। अम्हारा ये इथियोपिया में है, अम्हारा भी सही दिया हुआ है, पहला और दूसरा सही दिया हुआ है। कार्बो डेलगाडो ये मोजाम्बिक के पास है, मोजाम्बिक के पास है। और कैटलोनिया स्पेन में है, कैटलोनिया जिसको कहा जाता है। कातालोनिया लिखा है हिंदी में, कैटलोनिया इसको कहा जाता है इंग्लिश में। और ये स्पेन में जगह है जहाँ के लोग अलग देश की मांग कर रहे हैं। अगला देखिए क्या है, अफगानिस्तान के साथ सीमाएं लगती हैं। उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है? बड़ा ही कठिन सवाल हो जाएगा क्योंकि इतने स्थान हैं। अब अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, सारे स्थान दिए हुए हैं। अब इसको निकालने का कोई तो तरीका होगा। आप मुझे बताइए अजरबैजान कहाँ है और अफ़गानिस्तान कहाँ है? एक को एलिमिनेट करते हैं हम कि अजरबैजान के साथ सीमा नहीं लग सकती है, अजरबैजान के साथ सीमा नहीं लग सकती है। और इसका उत्तर निकल कर आ जाता है 3, 4 और 5। क्वेश्चन जब भी इस प्रकार के दिए जाते हैं तो वहाँ पर उनको भी पता है कि बच्चे हैं, वो कोई कंप्यूटर या स्कैनिंग मशीन नहीं बैठा हुआ है। वो तर्कों के साथ देते हैं फैक्ट को भी, ताकि आप एलिमिनेशन कर सकें, एक अंदाजे से सवाल को हल कर सकें। अजरबैजान इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसका उत्तर हो जाएगा 3, 4 और 5, यानी कि तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। क्यों ये पूछा गया? क्योंकि उस समय तालिबान ने तख्ता पलट किया था अफ़गानिस्तान में। ये देखिए, ये अफ़गानिस्तान का मैप है, ये पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। यहाँ पर भारत के साथ भी इसकी सीमा लगती है पीओके के थ्रू में, पीओके हमारा है। उज्बेकिस्तान के साथ सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी इसकी सीमा लगती है। ये ध्यान में रखिएगा, हमारा पीओके है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। अगला सवाल है, बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल है जिसमें लिखा हुआ है कि मेकांग, टेम्स नदी, वोल्गा और जाम्बेजी। बड़ा ही खूबसूरत सा सवाल था ये, बड़ा ही कठिन सवाल है ये। इसमें पूछा हुआ है कि में जाकर गिरती है, कहाँ पर जाके गिरती है? मेकांग नदी अंडमान सागर में गिरती है क्या? टेम्स नदी आयरिश सागर में गिरती है क्या? वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है क्या? वोल्गा से गंगा, वोल्गा यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, आपने सुना होगा। और वोल्गा से फिर से इन्होंने सवाल रिपीट किया नेक्स्ट ईयर, फिर से इन्होंने कैस्पियन सागर के बारे में जब पूछा इन्होंने तो उसमें भी फिर वोल्गा का स्टेटमेंट दिया इन्होंने, यूपीएससी में ही। वोल्गा कैस्पियन सागर, जाम्बेजी हिंद महासागर। कौन सा इसका उत्तर हो जाएगा बंधुओं? देखिए यहाँ पर भी एलिमिनेशन लगाएंगे। यहाँ पर एलिमिनेशन ये लगाएंगे कि मेकांग नदी जो है वो अंडमान सागर में गिरती है क्या? आप मुझे बताइए, चलिए देखते हैं। वोल्गा जो है कैस्पियन सागर में तो ज़रूर ही होगा, तो जिसमें 3 है वही आंसर होना चाहिए। एक अगर हमें पता होगा तो निकालते हैं। चौथा, जाम्बेजी नदी हिंद महासागर। 3, 4 इसका उत्तर दिया हुआ है, 3, 4 इसका उत्तर दिया हुआ है। 2 नदियों के आधार पर इसका उत्तर निकाला है मैंने। मेकांग नदी, यह नदी तिब्बत से आरंभ होकर चीन के यूनान प्रांत, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस या कंबोडिया से होकर अंत में छोटी छोटी धाराओं के रूप में दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। दक्षिण चीन सागर जब भी पढ़ते हैं तब आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं। जैसे इस बार यूपीएससी ने पूछा, लाल सागर चर्चा में रहा था हुतियों के अटैक के कारण से, तो उसने पूछा कि लाल सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, ये सवाल पूछा था उसने। उसी प्रकार से दक्षिण चीन सागर में मेकांग नदी अपना मुहाना बनाती है, जो दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है।
थेम्स नदी से लंदन की गंगा के नाम से जाना जाता है, हमने इसका नाम रख दिया है लंदन की गंगा। यह चैल्थनम में सेवन स्प्रिंग से निकलती है और ऑक्सफोर्ड, रेडिंग, ऑक्सफोर्ड जगह है, मेडनहेड, विंडसर्टन, लंदन जैसे शहरों से होकर इंग्लिश चैनल में जाकर गिर जाती है। इंग्लिश चैनल जो पूरे यूरोप और ब्रिटेन के बीच का चैनल है उसी को कहते हैं। वोल्गा नदी या रूस की प्रमुख नदी है। यह रूस में वोल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यह नदी बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, कैस्पियन सागर में गिरती है ये। जाम्बेजिया नदी उत्तर पश्चिम जाम्बिया के वेटलैंड से निकलती है। अंगोला, नामीबिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, जिम्बाब्वे से होती हुई हिंद महासागर में गिर जाती है। अतः विकल्प यहाँ पर सी सही दिया हुआ है, 3 और 4 सही दिया हुआ है। अगला सवाल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा सवाल है, जरा इसमें एलिमिनेशन लगाइए। इसको मैं सुंदर सवाल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5-5 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। आप इसको पढ़िए, इसमें एलिमिनेशन लगाइए, जैसे जो करना है करके बस आंसर निकालना है हमें। देखिए इसका क्या है, एड्रियाटिक सागर अल्बानिया लिखा हुआ है, सागर से लगा हुआ देश। काला सागर क्रोएशिया लिखा हुआ है। कैस्पियन सागर कजाकिस्तान लिखा हुआ है। भूमध्य सागर मोरक्को लिखा हुआ है। लाल सागर सीरिया लिखा हुआ है। इसका उत्तर आपने निकाला होगा, निकालिए जरा, देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। काला सागर क्रोएशिया सही होगा क्या? क्रोएशिया काला सागर से लगती है क्या? देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 4, यानी कि एड्रियाटिक सागर अल्बानिया सही लिखा हुआ है। उसके बाद से कैस्पियन सागर कजाकिस्तान सही लिखा हुआ है। और उसके बाद से भूमध्य सागर मोरक्को पता ही होगा, मोरक्को और स्पेन के बीच में ही तो जिब्राल्टर की जनसंधि है, जो किसको किसको जोड़ती है, तो उत्तरी अटलांटिक को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मैप लेकर बैठिएगा जब ये कर रहे हो तो 1, 3, 4 इसका उत्तर हो जाएगा। 1, 3, 4 से क्रोएशिया एड्रियाटिक सागर से संलग्न है, न कि काला सागर से। इसी तरह सीरिया भूमध्य सागर से संलग्न है, न कि लाल सागर से। इसीलिए युग्म 2 और 5 यहाँ पर गलत दिया हुआ है, 2 और 5 यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित शहर और उसके देश, अलेप्पो शहर, अगर आपने वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ा होगा प्राचीन, तो वहाँ पर आपने अलेप्पो शहर की चर्चा पढ़ी होगी। किरकुक, मोसूल, मज़ार शरीफ कौन से युग में सही सुमेलित हैं? मज़ार शरीफ तो अफ़गानिस्तान में है, ये तो श्योर हो जाते हैं। उसके बाद अलेप्पो शहर सीरिया में है, ISIS अटैक के कारण चर्चा में आया था। 1 और 4 सही है। वैसे अलेप्पो बड़ा ही हिस्टोरिकल सिटी रहा है। देखिए ISIS ने जब अटैक किया ना सीरिया और इराक के इलाकों पर, उसने ऐतिहासिक रूप से बहुत सारे महत्वपूर्ण शहरों को तबाह कर दिया। सीरिया की राजधानी दमिश्क जो है, या फिर बगदाद शहर जो है, ये बहुत ही प्राचीन शहर रहा है। आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो इस्लामिक कल्चर और एजुकेशन का केंद्र हुआ करता था बगदाद कभी, है ना। तो लेकिन अब तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सब न्यूज़पेपर में चर्चा में रहे थे। यह सीरिया के उत्तर पश्चिम भूमध्य सागर के तट से कुछ दूरी पर अवस्थित एक शहर है। यह प्राचीन काल से ही यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया, अलेप्पो शहर वर्ल्ड हिस्ट्री में चर्चा में आता है। किरकुक इराक में बगदाद से लगभग 150 मील दूर उत्तर में स्थित एक शहर है। यह विशाल क्षेत्र में स्थित विविध आबादी वाला एक बहुआयामी क्षेत्र है। मोसूल यह भी उत्तरी इराक का एक शहर है। दजला नदी के किनारे, दजला और फरात की सभ्यता आपने पढ़ी होगी, दजला नदी का नाम सुना होगा इससे पहले आपने। यह शहर हाल ही में IS द्वारा मारे गए 39 भारतीयों के कारण चर्चा में था। मोसूल, मज़ार शरीफ अफ़गानिस्तान का 4था सबसे बड़ा शहर है। काबुल, कांधार, मज़ार शरीफ ये सब वहाँ के बड़े शहर है। गजनी, ये सब बड़े शहर हैं वहाँ के। अगला सवाल देखिए क्या है, क्षेत्र जो कभी कभी समाचारों में उल्लिखित होते हैं। कैटलोनिया फिर से आया, आपको ऊपर ही मैंने सवाल करवाया है कैटलोनिया के बारे में, फिर से आया है ना, सेम शब्द आपको एक ही वीडियो में दिख गया। देखिए कैटलोनिया स्पेन लिखा हुआ है, क्रीमिया हंगरी लिखा हुआ है, मिंडानोआ फिलीपींस लिखा हुआ है, अरोमिया नाइजीरिया लिखा हुआ है। इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। कैटलोनिया स्पेन में है और मिंडानाओ जो है फिलीपींस में है। बाकी दूसरा चौथा गलत दिया हुआ है। कैटलोनिया स्पेन में से 2017 से यहाँ पर स्वतंत्रता की मांग उठ रही है, इसलिए चर्चा में रहता है। क्रीमिया यूक्रेन में है, मिंडानाओ फिलीपींस में है और आर्मेनिया इथियोपिया में अवस्थित है। कथन 1 और 3 यहाँ पर सही सुमेलित दिए हुए हैं। करंट अफेयर जब मैं करवाता हूँ MCQ, उसमें भी मैं इस तरह के सवाल कई बार करवाता हूँ। क्यों? क्योंकि चर्चा में जो जगह होते हैं वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। भूमध्य सागर निम्न से किन देशों की सीमा है? भूमध्य सागर इनमें से किसकी किसकी सीमा हो सकती है? लेबनान हो सकता है क्या?
लेबनान तो भूमध्य सागर के तट पर ही है। सीरिया, इराक की सीमा भूमध्य सागर से लगती है क्या? जॉर्डन, इसका देखिए क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या मारा है, 3 और 4 हो जाएगा, लेबनान और सीरिया हो जाएगा। जॉर्डन और इराक की सीमा जो है वो भूमध्य सागर से नहीं लगती है, भूमध्य सागर से नहीं लगती है। इसका उत्तर 3 और 4 हो जाएगा। अफ्रीकी देशों में मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। यूरोप के देशों में स्पेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। मध्य पूर्व के जो देश हैं, एशिया के देश जिनको कहते हैं आप, उनमें तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से लगती है। और इजराइल का एक शहर है हाइफा, जो बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। हाइफा की आज़ादी में भारतीय सैनिकों की बड़ी भूमिका रही है। 3 मूर्ति चौक दिल्ली में आएंगे, जहाँ पर पहले नेहरू जी का आवास था। वहाँ पर 3 रियासतों के सैनिकों को सम्मान में एक मूर्ति भी बनाई गई है, इसलिए 3 मूर्ति चौक उसका नाम है। उन रियासत के ही सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध में हाइफा शहर को आज़ाद करवाया था, इसलिए हाइफा शहर के लिए आज भी इतिहास में भारतीय सैनिकों का योगदान वहाँ पर स्कूलों में पढ़ाया जाता है। हाइफा शहर इजराइल का भूमध्य सागर के तट पर स्थित एक पोर्ट टाउन है, बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। धातव है कि साइप्रस मध्य पूर्व का एक देश है जो भूमध्य सागर में अवस्थित है, अतः अभिष्ट उत्तर केवल 3 और 4 यहाँ पर सही दिया हुआ है। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो इसका बी हो जाएगा, जॉर्डन की सीमा नहीं लगती है। 2015 में ये सवाल पूछा है जॉर्डन वाला, और सेम सवाल यहाँ भी जॉर्डन दिया हुआ है, आपको दिख जाएगा। यानी कि 1 साल का सवाल अगले साल रिपीट हो जाता है, ऑप्शन में से अगले साल के सवाल बनाए जाते हैं। ट्रेंड को पहचानिए जरा, आपको खुद दिख जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या है, दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर नीचे दिए गए नगरों का सही स्थिति क्रम क्या है? क्या बोला गया है? सवाल ये बोला गया है कि दक्षिण से उत्तर हम लोग जा रहे हैं, साउथ टू नॉर्थ जा रहे हैं हम लोग, इसमें कौन कौन से शहर आएंगे, क्रम वाइज उनको लगाना है। शहर कौन कौन से दिए हुए हैं? शहर यहाँ पर दिया हुआ है आपका बैंकॉक, हनोई, जकार्ता और सिंगापुर। तो सबसे नीचे आ जाएगा जकार्ता शहर, सबसे साउथ में हो गया। उसके पश्चात से सिंगापुर आ जाएगा ठीक उसके ऊपर। उसके पश्चात से कौन सा आ जाएगा? तो उसके बाद से आ जाएगा बैंकॉक, और हनोई फिर आ जाएगा सबसे उत्तर में। हनोई वियतनाम में हो गया, बैंकॉक आपको पता ही है कहाँ पर हो गया, जकार्ता इंडोनेशिया, सिंगापुर तो सिंगापुर ही है। उपयुक्त शहर दक्षिण पूर्व एशिया में है, यथा बैंकॉक थाईलैंड हो गया, हनोई वियतनाम हो गया, जकार्ता इंडोनेशिया हो गया, सिंगापुर की राजधानी है, जिनका दक्षिण से उत्तर की ओर अवस्थिति इस प्रकार से दिया हुआ। एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ, इस प्रकार के सवालों में आपने मैप बस पढ़ा है, आपको नहीं पता कि ये शहर कहाँ है। इतना भी अगर पता होगा कि वियतनाम का, अगर दक्षिण पूर्व एशिया का देश देखेंगे तो यहाँ पर वियतनाम है और यहाँ पर सिंगापुर है, ये तो पता होगा आपको, इतना तो पता होगा ना। सिंगापुर यहाँ पर है, वियतनाम यहाँ पर है, यानी कि वियतनाम इन सभी देशों में, थाईलैंड वाईलैंड सबको मिला लें, एक ही ऑप्शन इसमें है जिसमें हनोई जो है वियतनाम का एक शहर जो है वो सबसे उत्तर में दिया हुआ है, वो है कौन सा? तो सी ऑप्शन है, जिसमें दूसरा हनोई जो है वियतनाम वो सबसे ऊपर दिया हुआ है। और हम अगर इनको ध्यान से देखेंगे, इस दक्षिण पूर्व एशिया केवल मैप देखेंगे, मैप मुझे याद है, मुझे नहीं पता कौन सा शहर कहाँ पर है, तो भी हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हनोई जो है वियतनाम में वो काफ़ी ऊपर है, तो यानी कि सबसे उत्तर में तो वही होना चाहिए। नो मैटर दक्षिण में कौन कब आता है, सिंगापुर ऊपर आता है या जकार्ता ऊपर आता है, तो इस हिसाब से इसमें लॉजिक लगाकर आप इसको हल कर सकते थे। ये वो ट्रिक है जो एग्ज़ाम में आपका बड़ा मदद करेगा। टर्की किन के मध्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की जो है एक काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में स्थित है, बीच में तुर्की है, और इधर आपको काला सागर दिखेगा, काला सागर ब्लैक सी दिखेगा, और इधर आपको दिखेगा भूमध्य सागर, और यहीं से होते हुए ऐसे ऐसे जल संधि है जो इसको जोड़ती है। उस जल संधि का नाम अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा। देखिए यहीं पे लिख दिया है, टर्की काला सागर भूमध्य सागर के मध्य अवस्थित है। इसे टर्की उत्तर पूर्व में काला सागर है जो बॉस्फोरस जल संधि द्वारा मरमरा सागर से जुड़ा हुआ है। मरमरा सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। मरमरा सागर टर्की के, जिसको अब तुर्कीये कहा जाता है, यूरोपीय भाग और एशियाई भूभाग को भी अलग करता है। तुर्की वो देश है जिसका एक हिस्सा, छोटा सा हिस्सा यूरोप में पड़ता है और बाकी मुख्य हिस्सा उसका एशिया में पड़ता है। तुर्की की राजधानी अंकारा यूरोपीय भूभाग पर स्थित है। अगला सवाल देखिए क्या है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। डेनमार्क, जापान, रशियन फेडरेशन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उपयुक्त में से कौन से आर्कटिक काउंसिल के सदस्य हैं? आर्कटिक काउंसिल है जो आर्कटिक के आसपास के देश जो हैं उसके सदस्य हैं, लेकिन उसके आसपास के देश ही उसके सदस्य नहीं हैं। आर्कटिक काउंसिल का भारत ऑब्जर्वर नेशन है, ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक का इसको दर्जा मिला हुआ है भारत को।
देखिए क्या है ये, इसका उत्तर हो जाएगा 1, 3, 5, अर्थात डेनमार्क, रशियन फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है, ये तीनों आर्कटिक फेडरेशन, आर्कटिक जो काउंसिल है उसके सदस्य हैं। जापान सदस्य नहीं है इसका, यूनाइटेड किंगडम भी अभी सदस्य नहीं बना है, भारत इसका पर्यवेक्षक सदस्य है, ये भी ध्यान रखिएगा। आर्कटिक काउंसिल आर्कटिक क्षेत्र में धारणीय विकास, पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर काम करता है। आर्कटिक काउंसिल का स्थापना 1996 में ओटावा घोषणा के साथ हुई थी। ओटावा घोषणा के तहत निम्नलिखित 8 आर्कटिक देश इस काउंसिल में हिस्सा हैं। देखिए यहाँ पर 8 के नाम दिए हुए हैं, ये सब आपको उसी सर्किल में दिख जाएंगे। आर्कटिक सर्किल जो है उसी में ये सारे के सारे देश आपको दिख जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्या है, चेचन्या, दारफुर, स्वात घाटी। चेचन्या का नाम आपने सुना है क्या? चेचन्या जो है कभी बहुत ज़्यादा त्रस्त था, किससे? तो आतंकवाद जैसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा त्रस्त था। ये रूस का सबसे ज़्यादा हिंसक प्रदेश में से एक हो गया था चेचन्या। तो चेचन्या का जो विद्रोह है उसको भी निपटाया पुतिन ने ही, उनको इसका श्रेय दिया जाता है। दारफुर और स्वात घाटी, रशियन फेडरेशन, माली, इराक, ये 3 हैं। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है कि कौन से युग्म सही सुमेलित है। तो केवल एक ही सही सुमेलित था। चेचन्या जो है रशियन फेडरेशन स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, रशियन फेडरेशन से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, जिसको पुतिन ने दबाया था। दारफुर ये सूडान में है, सूडान सरकार के खिलाफ गैर अरब निर्जातीय समूह द्वारा विद्रोह किया गया था दारफुर में। और स्वात घाटी पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से और तालिबान आतंकवादियों के बीच यहाँ पर संघर्ष होता रहता है। बड़ा ही खूबसूरत सा जगह है स्वात घाटी। अगला है, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित है? भौगोलिक लक्षण और प्रदेश, एबसीनी पठार अरब, एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है। अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा, अफ्रीका का केवल मैप दिखाता हूँ मैं, आपने अगर इस प्रकार का मैप देखा होगा अफ्रीका का जो भी है, यहाँ पर है एटलस पर्वत, तो वही तो दिया हुआ है। एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका, कौन सा एक सुमेलित है? तो यही तो हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि अफ्रीका है, किलिमंजारो कहाँ पर है? तो यहाँ पर है किलिमंजारो। आपको ये याद होना चाहिए, मैप देख देख के याद किया जाता है, रट के आप याद नहीं कर सकते हैं। आपके पास फिजिकल होगा, ऑक्सफोर्ड का एटलस मैंने हमेशा सजेस्ट किया है कि वही लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। उसमें अफ्रीका का फिजिकल मैप खोलिए, उसमें बस देखिए, पहली बार में देखिए कि पठार कहाँ कहाँ पर है, पेंसिल से उसको घेर दिया या हाईलाइटर से उसको हाईलाइट कर दिया। अगली बार में देखा कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हैं, उसको हाईलाइट कर दिया। बस इसी प्रकार से देखा जाता है, ठीक है। पूर्वी तट पर कितने देश हैं, पश्चिमी तट पर कितने देश हैं, अफ्रीका में देशों की सीमाएं जो हैं वो चौकोर क्यों हैं, बिल्कुल पटरी से खींचा हुआ क्यों लगता है कि स्केल लेकर इनकी सीमाएं खींची गई हैं? कभी आपने गौर किया है? एशिया में बड़े बड़े देश क्यों होते हैं? जितने बड़े देश दिखेंगे सारे एशिया में होते हैं। अफ्रीका में छोटे छोटे देश हैं, यूरोप में तो सबसे छोटे देश हैं। अफ्रीका में देशों की सीमाएं जो हैं वो बिल्कुल समानांतर जैसे क्यों दिखती हैं कि ऐसे लग रहा है कि पेंसिल और पेन से किसी ने खींचा हुआ है। वो पेंसिल और पेन से ही खींचा गया है, क्योंकि वो औपनिवेशिक लोगों ने वहाँ पर बांटा अलग अलग रीजन को, नहीं तो पूरा अफ्रीका लगभग में एक ही जैसा था, उसको उन्होंने बांटा और पेंसिल पेन से ही उन्होंने बाउंड्री बना दी है उसकी, ठीक है। देखिए क्या है, अब ये एटलस पर्वत कहाँ पर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम अफ्रीका में हो जाएगा। गुयेना उच्च भूमि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका गलत है। ओकोबांगो द्रोनी ये पेटागोनिया, ये भी गलत दिया हुआ है। एब्सिनी पठार अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित आर्कियन युग की संरचना है। यह पठार मुख्य रूप से इथियोपिया में स्थित है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हो गया, ये पूर्वी भाग में हो गया, उत्तर पूर्वी भाग। एब्सिनी इथियोपिया का पूर्वी नाम था, जो इस पठार के कारण ही नाम पड़ा था एब्सिनिया। एब्सिनिया इसका नाम पड़ा था किसका? इथियोपिया का। पहले एटलस पर्वत उत्तर पश्चिम अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, मोरक्को में 2500 किलोमीटर लंबाई विस्तृत है, जिसको एटलस पर्वत कहा जाता है। यह पर्वत एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट टाउबकल है। अब अगली बार पूछेगा आपको माउंट टाउबकल किस महादेश में स्थित है, तो कौन सा हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका में है। माउंट एटलस की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, जो दक्षिण पश्चिम मोरक्को में स्थित है। किस देश में है ये? तो मोरक्को में है। गुयेना उच्च भूमि दक्षिण अमेरिका के अमेजन नदी के उत्तर अमेरिकोन अमीरिनोक नदी के दक्षिण में स्थित है। इसका निर्माण प्री कैम्बियन भूवैज्ञानिक काल में हुआ था। गुयेना उच्च भूमि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजेल जलप्रपात स्थित है। आकोबांगो द्रोनी दक्षिण पश्चिम अफ्रीका का अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया देशों में विस्तारित है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया और सोमालिया।
अगला सवाल देखिए क्या है, अफ्रीका और यूरेशियाई मरुस्थलीय क्षेत्र के निर्माण का मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है। तो इसका उत्तर दिया हुआ ए केवल पहला सही है। उपोष्ण उच्च दाब कोशिकाओं हाई प्रेशर सेल में अवस्थित हैं, इसी कारण से यहाँ पर मरुस्थलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वर्षा यहाँ पर नई के बराबर में होती है। विश्व की प्रमुख वनस्पतियाँ चैप्टर पर आगे हम लोग इसके कुछ ही सवाल हैं उसको हल कर लेते हैं। तार तेल पाम ऑयल के संदर्भ में आपको बताना है। पाम ऑयल आप भी यूज करते होंगे, पाम ऑयल है ना। तार तेल वृक्ष दक्षिण पूर्व एशिया में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। तार तेल लिपस्टिक व इत्र बनाने वाले कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल के तौर पर काम होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाए अगला है कि तार तेल का उपयोग जैव डीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। दूसरा तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, पहला गलत दिया हुआ था। तार तेल वृक्ष अफ्रीका में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। वैश्विक बाजार में बायोडीजल उत्पादन विविधता लाने के लिए पाम तेल को एक वैकल्पिक आशाजनक फीड स्टॉक माना जाता है। यह एक वनस्पति तेल है जिसका कई तरीके से उपयोग किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है कि पत्ती कूड़ा लीफ लिटर किसी अन्य जीवों बायोम की तुलना में तेजी से विघटित होता है, यहाँ पर बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मिट्टी की सतह प्रायः अनावृत होती है। पेड़ों के अतिरिक्त वन में विविध प्रकार के पौधे होते हैं जो आरोहण के द्वारा या अधिपादप एपीफाइट के रूप में पनपकर पेड़ों के शीर्ष तक पहुंचकर प्रतिष्ठित होते हैं और पेड़ों की ऊपरी शाखाओं में जड़ें जमाते हैं। यह किसका सबसे सटीक उदाहरण हो सकता है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का हो सकता है। ये दरअसल में ऐसी बात कर रहे हैं कि ऐसे प्रकार का वन जहाँ पर जड़ तक धूप नहीं पहुँच पाती है, कई बार वहाँ पर पत्तियाँ बहुत तेज़ी से सड़ जाती हैं और ये जो लताएं होती हैं ये पेड़ की शाखाओं पर जन्मते हैं और वहीं से ऊपर जाते हैं क्योंकि नीचे धूप नहीं आती है जल्दी। बहुत ही सघन वन की चर्चा हो रही है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, जो सदाबहार वन होते हैं, जिसको विषुवत के आसपास जो पाए जाते हैं। भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, नॉर्थ ईस्ट के कुछ इलाके और पश्चिमी घाट में इस प्रकार के वन आपको देखने को मिलते हैं। अमेजन फॉरेस्ट जो हो गया ये। निम्न से कौन सी विषुवतीय वनों की अद्वितीय विशेषताएं हैं। अगला देखिए वही सवाल पूछा गया फिर से, वो भी विषुवतीय वन का ही सवाल था। ऊंचे घने वृक्ष की विद्यमानता जिनकी किरीट निरंतर बितान बनाते हों, बहुत सी जातियों का सह अस्तित्व हो, अधिपादपों की असंख्य किस्मों की विद्यमानता हो। यहाँ पर भी अधिपादप शब्द आपको दिखा था, है ना, एपीफाइट्स जिसको कहा जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों के तीनों ही हो जाएगा सही, ये तीनों ही हो जाएगा। ये 10 डिग्री विषुवत के उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में पाए जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण से 10 डिग्री से आगे भी मिल सकते हैं आपको, और लोकल जलवायु के कारण से। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्ण रूपांतरण होता है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जितने अभी मैं एनसीईआरटी के ही मैक्सिमम सवाल आपको मिल जाएंगे। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए कौन कौन सा पर्ण में रूपांतरण देखा जाता है, पेड़ पौधे कौन कौन सा रूप धारण करते हैं। कठोर व मोमी पर्ण, कठोर या तो होंगे या तो उनका मोम जैसा सतह होगा। मोम के जैसा सतह का मतलब बड़ा ही मुलायम होगा वो। लघु पर्ण अथवा पर्णहीनता, पत्ते नहीं होते कई सारे में, बिल्कुल ऐसा होता है। कैक्टस में कहाँ देखा है आपने, पत्ता बहुत कम, ना के बराबर में होगा। पर्ण की जगह कांटे, यानी कि कांटे होते हैं उस पर पानी बचाने के लिए। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, तीनों का तीनों यहाँ पर सही दिया हुआ है। और एक और इनकी खासियत होती है, इनकी जड़ें बहुत गहरी जाती हैं। जल की खोज में इनकी जड़ें बहुत गहरे स्थान तक चली जाती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा डी, तीनों सही है। आकार में छोटे बहुवर्षीय होते हैं। जल ह्रास को रोकने कठोर, मोमी पर्ण, लघु पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे होते हैं। मरुद्भिदों में आंतरिक संवहन के लिए आवश्यक जाइलम और फ्लोएम उत्तक सुविकसित होते हैं। स्टोमेटा की संख्या कम होती है। रोम युक्त व अंदर की ओर धंसे रहते हैं। इनके जड़ जो होते हैं वो बिल्कुल नीचे तक धंसे होते हैं पानी की तलाश में। अगला सवाल है कि यदि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन काट दिया जाए, मैंने आपको बोला था कि कितनी बार ये सवाल के बारे में, बहुत ही शानदार सवाल है ये, इस वीडियो का सबसे अच्छा सवाल है ये, सोचने वाला, कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि पृथ्वी के जो सबसे सघन वन है, अगर उनको हम काट दें तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में, जो हम लोगों के आसपास में वन है उसकी तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता, मतलब जल्दी से ये फिर नहीं बन पाते हैं। जबकि ये दुनिया के सबसे सघन वन है, ये दोबारा क्यों नहीं जल्दी से बन पाते हैं। अगर आप रेन फॉरेस्ट को काट दोगे तो वहाँ पर दोबारा रेन फॉरेस्ट क्यों नहीं बन पाता है, यही सवाल पूछा जा रहा है आपसे। तो वर्षा वनों की मृदा में पोषक तत्वों का अभाव होता है
क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ वर्षा होती है और बहुत तेज़ वर्षा के कारण से क्या होता है, यहाँ की मिट्टी के ऊपरी परत में पोषक तत्व नहीं के बराबर में पाए जाते हैं। वो सारे पोषक तत्व जो है पानी वो बहा कर ले जाती है अपने साथ में। इतनी तेज़ वर्षा होती है और इतनी ज़्यादा वर्षा होती है जिस कारण से यहाँ पर नए वन को उगाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो वर्तमान में वर्षा वन है पृथ्वी पर, अगर उनको इंसानों ने एक बार ख़त्म कर दिया तो हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वर्षा वन नहीं उगते हैं जल्दी, उनको उगाना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए इसका उत्तर ए हो जाएगा। जनसंख्या और नगरीकरण के कुछ सवाल होंगे। उत्तर पश्चिम केनिया में बड़ी बीरी बीरी एक वृहद शरणार्थी बस्ती है। दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोगों का बीरी बीरी में रहते हैं। सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए लोग कुछ लोग केनिया के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। तो इसका दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। न्यूज़पेपर से ये सवाल बनाया गया है, न्यूज़पेपर सवाल बनाया गया है। ये युगांडा में है एक शरणार्थी कैंप, इसीलिए पहला सही नहीं दिया हुआ है। केनिया में नहीं है बल्कि युगांडा में है ये। अगला सवाल देखिए क्या है। आर्थिक विकास से संबंधित जनांकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। निम्न मृत्यु दर, लोग पैदा भी कम होते हैं और लोग जन्म भी कम लेते हैं। उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, लोग मरते भी खूब ज़्यादा हैं और खूब सारे बच्चे भी पैदा होते हैं, यानी कि मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। निम्न मृत्यु दर यानी कि मरते बहुत कम लोग हैं और उच्च जन्म दर और पैदा खूब सारे लोग होते हैं। कूटों के साथ उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम भी आपको बताना है। जनांकीय संक्रमण के निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं को आपको क्रम में लगाना है। अब इन तीनों को आपको क्रम में लगाना है कि किस प्रकार से क्रम लगाया जाता है। 10वीं का जो NCERT है ज्योग्राफी का, उसका अंतिम चैप्टर है जनसंख्या। उसमें आपको जनसंख्या मैप और ये सब क्रम आपको वहीं पर मिलता है। देखिए इसका क्रम क्या हो जाएगा। इसका आंसर दिया हुआ है सी, यानी कि सबसे पहले दूसरा आएगा, उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। उसके पश्चात से कौन आएगा, तो निम्न मृत्यु दर और उच्च जन्म दर। और सबसे अंत में कौन सा आ जाएगा, तो निम्न मृत्यु दर आ जाएगा, उसके साथ साथ निम्न जन्म दर आ जाएगा। ये विकसित देशों में देखा जाता है, ये विकसित देशों में देखा जाता है कि जन्म दर भी कम है, मृत्यु दर भी वहाँ पर कम है। जापान में आप देख सकते हैं जहाँ पर बूढ़े लोग बहुत ज़्यादा हैं और साथ में वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने का दर भी कम हो गया है। वहाँ की सरकार बोल रही है कि हमारी जनसंख्या बढ़ाने में दुनिया के लोगों को मदद करना चाहिए। तो ये इसी प्रकार से क्रम में लगाया जाता है। इसका उत्तर सी हो जाएगा, इसका उत्तर सी हो जाएगा। और यहीं तक था सवाल। इसके पश्चात से UPSC PYQ नहीं है। इसके बाद से पर्यावरण के सवाल शुरू हो जाते हैं। पर्यावरण से पहले हम लोग साइंस एंड टेक कंप्लीट करेंगे। कल से साइंस एंड टेक शुरू कर लेंगे। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा। इससे पहले कोई वीडियो जाकर देखिए, रिवीजन कीजिए और पढ़िए अच्छे से। ठीक है, थैंक यू सो मच आप सभी का।